नमस्कार, मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में देखा, इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं एंजाइम के बारे में। एक्चुअली में ये एंजाइम है क्या, वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना। बिल्कुल आसान भाषा में आपको सिखाने वाला हूँ एंजाइम के बारे में। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगा लीजिए एंजाइम। सबसे पहले आपको हेडिंग लगानी है एंजाइम। ध्यान से समझना मेरी बातों को, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। एंजाइम, यहां से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम वाला चैप्टर स्टूडेंट सारा पढ़ लेते हैं, लेकिन उन्हें यह समझ में ही नहीं आता कि एक्चुअली में एंजाइम है क्या। इसलिए ध्यान से समझिए, यहां से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो सारे क्वेश्चन जो आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वो सभी क्वेश्चन मैं आपको क्लियर करवाने वाला हूं। ये पार्ट 1 है। इसमें मैं आपको सिर्फ एंजाइम के बारे में बताने वाला हूं कि एक्चुअली में एंजाइम है क्या। और भैया कुछ एंजाइम है जैसे कि लाइसोजाइम एंजाइम और सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम, जिसे आप टाइलिन एमाइलेज एंजाइम भी कहते हैं। इन एंजाइमों के बारे में मैं आपके साथ चर्चा भी करने वाला हूं। इस वीडियो में पार्ट 1 रहेगा। देखिए भैया, अगर आपको एंजाइमों के बारे में जानना है, तो आपको ग्लैंड्स यानी कि ग्रंथियों के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पता है कि ग्लैंड्स ग्रंथियां क्या है, तो ये समझ लीजिए कि आपको एंजाइमों के बारे में पता है। देखिए, ग्लैंड्स के बारे में बात करते हैं। ग्लैंड्स हिंदी में कहा जाता है इन्हें ग्रंथियां। अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया ग्रंथियां क्या है, तो भैया हमारे शरीर के अंगों को ही ग्रंथियां कहा जाता है। हमारे शरीर के जो ऑर्गन्स होते हैं, उन ऑर्गन्स को ही, उन अंगों को ही ग्रंथियां कहा जाता है। फिर हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है, अगर हमारे शरीर के अंगों को ही ग्रंथियां कहा जाता है, तो फिर नॉर्मल अंगों में और इन ग्रंथियों में फर्क क्या हुआ? फर्क इतना है कि ये ऑर्गन्स जो होते हैं वो भैया सिक्रेशन करते हैं। किसका? सिक्रेशन का मतलब होता है स्राव, यानी कि ये स्राव करते हैं। किसका स्राव करते हैं? तो भैया ये केमिकल कंपाउंड का स्राव करते हैं। ये केमिकल कंपाउंड का स्राव करते हैं, रासायनिक यौगिकों का स्राव करते हैं। तो मानव शरीर के ऐसे कोई अंग जो सिक्रेशन करते हैं, किसके? केमिकल कंपाउंड के, रासायनिक यौगिकों के स्राव करते हैं, ऐसे अंगों को ही ग्रंथियां कहा जाता है। मानव शरीर का ऐसा कोई अंग या ऊतकों का समूह जो सिक्रेशन करता हो, किसका? केमिकल कंपाउंड का, रासायनिक यौगिकों का, वह ग्रंथि है। अब ये केमिकल कंपाउंड क्या क्या है भाई? केमिकल कंपाउंड है क्या? तो हमारे शरीर में पाए जाने वाला केमिकल कंपाउंड कोई जूस हो सकता है। अब ये कोई जूस कोई गन्ने का जूस नहीं है, ये कोई आम का जूस नहीं है, ये कोई पपीता का जूस नहीं है, ये कोई केले का जूस नहीं है। ये जूस है भैया, आपने नाम सुना होगा, बाइल जूस, पित्तरस, गैस्ट्रिक जूस, जठर रस, पेंक्रियाटिक जूस, अग्नाशय रस, इंटेस्टाइनल जूस, आंतीय रस, ये वो वाला जूस है। तो ये जूस क्या होता है? एक प्रकार का केमिकल कंपाउंड होता है, एक प्रकार का रासायनिक यौगिक होता है, जिनका सिक्रेशन हमारे शरीर के ऑर्गन्स करते हैं, जिन्हें हम ग्रंथि कहते हैं। जिन्हें हम क्या कहते हैं? जिन्हें हम ग्रंथि कहते हैं। और इन्हीं जूस में क्या पाए जाते हैं भैया? एंजाइम पाए जाते हैं। इन्हीं जूस में एंजाइम पाए जाते हैं जो भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। आपने देखा होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम वाला चैप्टर पढ़ा होगा, तो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में कुछ एंजाइम सहायक होते हैं, प्रोटीन के पाचन में कुछ एंजाइम सहायक होते हैं, वसा के पाचन में कुछ एंजाइम सहायक होते हैं। तो इन्हीं एंजाइमों के बारे में आज की क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं। उसके अलावा ये केमिकल कंपाउंड और क्या क्या हो सकता है? हार्मोन हो सकते हैं भैया। अब ये जो हार्मोन, जूस, केमिकल कंपाउंड, ये हार्मोन के बारे में भी आपने पढ़ा होगा एंडोक्राइन सिस्टम वाले चैप्टर में। बहुत ही फेमस हार्मोन है इंसुलिन हार्मोन। सुना है आपने कभी नाम? इंसुलिन हार्मोन, ग्लूकागोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, ये सभी जो हार्मोन है, ये हमारे शरीर में पाए जाने वाले केमिकल कंपाउंड है, जिनका सिक्रेशन आपके शरीर के ऑर्गन्स करते हैं, जिन्हें हम ग्रंथियां कहते हैं। नॉर्मल अंगों में और भैया इन ग्रंथियों में यही फर्क है। ये ग्रंथियां क्या करती है? सिक्रेशन करती है, किसका? केमिकल कंपाउंड का। वो केमिकल कंपाउंड जूस हो सकता है, एंजाइम हो सकता है, हार्मोन हो सकता है। तो मानव शरीर का ऐसा कोई अंग या ऊतकों का समूह है जो सिक्रेशन करता हो, किसका? केमिकल कंपाउंड का। वो क्या है? वो ग्रंथियां है, वो ग्लैंड्स है।
या मैं डायरेक्ट आपसे पूछूं कि मानव शरीर का ऐसा कोई अंग या ऊतकों का समूह है जो जूस, एंजाइम और हार्मोन का सिक्रेशन करे, वो ग्रंथि है भैया। अब हम पढ़ने वाले हैं एंजाइम के बारे में, लेकिन एंजाइम के बारे में पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ जानकारी ग्रंथियों के बारे में और दे देता हूं। गाइज याद रखना, इन ग्रंथियों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। इन केमिकल कंपाउंड के आधार पर, इन रासायनिक यौगिकों के आधार पर कैसे बांटा गया है? तो मानव शरीर का ऐसा कोई अंग जो हार्मोन का सिक्रेशन करे, जो हार्मोन का सिक्रेशन करे, उन अंगों को कहा जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि। तो ऐसी ग्रंथि जो हार्मोन का सिक्रेशन करे, जो हार्मोन का स्राव करे, ऐसी ग्रंथियों को कहा जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, अंतःस्रावी ग्रंथि। और ऐसी ग्रंथि जो जूस और एंजाइम इन दोनों का सिक्रेशन करे, उन्हें कहा जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स यानी कि बहिस्रावी ग्रंथि, बहिस्रावी ग्रंथि। और इन ग्रंथियों को ही हम दूसरे नाम से जानते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड के नाम से। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के नाम से भी जानते हैं भैया, पाचक ग्रंथियों के नाम से भी जानते हैं। इन ग्रंथियों को हम पाचक ग्रंथियों के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये ग्रंथि जिस चीज का सिक्रेशन करती है वो जूस और एंजाइम है। और मैं आपको बता दूं, जूस और जो एंजाइम होते हैं वो भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। वो भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। अब किस तरीके से भोजन के पाचन में सहायक होते हैं, मैं आपको एक एक चीज बताने वाला हूं। पहले मेरी बात समझ लीजिए। जो मैं आपको सिखा रहा हूं बिल्कुल आसान भाषा में सिखा रहा हूं। अगर आपको एक बार में समझ में आ गया है तो आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे, ये मेरी गारंटी है। और जिस कॉन्सेप्ट से मैं आपको सिखा रहा हूं, अगर वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो आपके एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। और देखिए भैया, तो पहला नंबर ये हो गया। मैंने कहा कि ग्रंथियों को इन केमिकल कंपाउंड के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि। दूसरा है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जिन्हें हमने डाइजेस्टिव ग्लैंड भी कहा। और तीसरा है भैया मिक्स्ड ग्लैंड। तीसरा है मिक्स्ड ग्लैंड। तीसरा क्या है? मिक्स्ड ग्लैंड यानी कि मिश्रित ग्रंथि। अभी मिश्रित ग्रंथि ऐसी ग्रंथि होती है भैया जो जूस का भी निर्माण करती है, एंजाइम का भी निर्माण करती है और हार्मोन का भी निर्माण करती है। ये लो भैया, अब आपको हल्का फुल्का समझ में आ गया होगा कि ये एंजाइम क्या है। अब आपको हल्का फुल्का समझ में आ गया होगा कि ये एंजाइम है क्या। ग्रंथियों के बारे में आपको समझ में आ गया, ग्रंथियों के प्रकार आपको समझ में आ गए, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एंजाइम क्या है। अगर मैं आपसे कहूं कि एंजाइम हमारे शरीर में पाए जाने वाले केमिकल कंपाउंड है, रासायनिक यौगिक है, जिनका निर्माण एक्सोक्राइन ग्लैंड्स यानी कि बहिस्रावी ग्रंथि करती है, या फिर इन्हीं ग्रंथियों को हम डाइजेस्टिव ग्लैंड भी कहते हैं, पाचक ग्रंथियां भी कहते हैं। तो मैं ये कह दूं कि एंजाइम हमारे शरीर में पाए जाने वाला एक केमिकल कंपाउंड है, एक रासायनिक यौगिक है, जिनका निर्माण पाचक ग्रंथियां करती है, जिनका निर्माण डाइजेस्टिव ग्लैंड्स करती है या फिर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स करती है, बहिस्रावी ग्रंथि है, बहिस्रावी ग्रंथि करती है। तो मेरा कहना तो गलत नहीं होगा। अब आपको पता होना जरूरी है कि आपके शरीर में कौन कौन सी बहिस्रावी ग्रंथि है। तो मैं आपको टोटल 8 ये बहिस्रावी ग्रंथि है, उन 8 बहिस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखवा रहा हूं भैया। लेकिन उनमें से सभी 8 की 8 अंतःस्रावी ग्रंथियों से, 8 की 8 बहिस्रावी ग्रंथियों से जो जूस और जो एंजाइम निकलता है वो सभी भोजन के पाचन में सहायक नहीं होते हैं। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन मैं यहां पर आपको लिखवा देता हूं इन बहिस्रावी ग्रंथियों के नाम, इन एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के नाम में आपको यहां लिखवा देता हूं। तो लिखवा दो भैया। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको समझ में आ गया है तो। ओके भैया, अब देखिए, अब हम इन बहिस्रावी ग्रंथियों के नाम लिख लेते हैं भैया कि वो बहिस्रावी ग्रंथि कौन कौन सी है। वो बहिस्रावी ग्रंथि
कौन कौन सी है भैया? अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए भैया, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, बहिस्रावी ग्रंथि, तो बहिस्रावी ग्रंथि ऐसी ग्रंथि होती है जो जूस और एंजाइम का सिक्रेशन करे। किसका? जूस का और एंजाइम का सिक्रेशन करे। इतनी बात क्लियर है। और इन बहिस्रावी ग्रंथियों को हम क्या कहते हैं भैया? तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहते हैं। अभी ऐसा लगा दीजिए, ग्रंथियां होती है, पाचक ग्रंथियां कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? पाचक ग्रंथियां कहते हैं। अब कौन कौन सी है ये बहिस्रावी ग्रंथि? ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो देखिए, पहली होती है भैया सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स हिंदी में कहा जाता है लारीय ग्रंथि, जो लार का निर्माण करती है। और लार में भैया एंजाइम होते हैं। लाइसोजाइम एंजाइम होता है लार में, एक एंजाइम तो, और दूसरा एंजाइम होता है टाइलिन एमाइलेज एंजाइम, जिसे हम सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम के नाम से भी जानते हैं। और आज की इस क्लास में हम इन दोनों एंजाइमों के कार्य पढ़ने वाले हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहली कौन सी है? सलाइवरी ग्लैंड्स है, लारीय ग्रंथि है, जो लार का निर्माण करती है और इस लार में एंजाइम होते हैं। लार क्या है? एक प्रकार का जूस है भैया, एक प्रकार का जूस ही है ये लार भी, और है क्या? ओके, दूसरी देखते हैं। दूसरी होती है भैया गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड जठर ग्रंथि। और ये जठर ग्रंथि जो होती है भैया, ये आपके पेट में होती है, और ये सलाइवरी ग्लैंड्स आपके मुंह में होती है। जठर ग्रंथि होती है, जठर रस का निर्माण करती है। इस जठर रस में भी एंजाइम होते हैं, पेप्सिन और रेनिन। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो हम जठर ग्रंथियों के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। तीसरी होती है भैया लीवर। जो लीवर होता है, इससे बाइल जूस का निर्माण होता है। ये एब्डोमिनल कैविटी में होता है, और बाइल जूस जो होता है वो वसा के पाचन में सहायक होता है। इसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता। ये एकमात्र ऐसा जूस है, एकमात्र ऐसा रस है जिसमें कोई भी पाचक एंजाइम नहीं होता है। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, चौथा है भैया पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाटिक ग्लैंड। पैंक्रियाज लिख देता हूं, पैंक्रियाटिक नहीं, पैंक्रियाज। पैंक्रियाज, पैंक्रियाज एक मिश्रित ग्रंथि है जो जूस का भी निर्माण करती है, एंजाइम का भी निर्माण करती है और हार्मोन का भी निर्माण करती है। इसी पैंक्रियाज से निकलता है इंसुलिन हार्मोन, ग्लूकागोन हार्मोन, आपने पढ़ा हो तो। और इसी पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस निकलता है। इस पैंक्रियाटिक जूस में एंजाइम होते हैं भैया, जैसे कि आपने नाम सुना होगा ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। ये एंजाइम पैंक्रियाटिक जूस में होते हैं। और ये पैंक्रियाज क्या है? एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है, लेकिन इन्हें हम अंतःस्रावी ग्रंथियों में भी पढ़ते हैं और बहिस्रावी ग्रंथियों में भी पढ़ते हैं। यहां पर मैं आपको बहिस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखवा रहा हूं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के नाम लिखवा रहा हूं, लेकिन जो सभी बहिस्रावी ग्रंथि होती है वो भैया, सभी बहिस्रावी ग्रंथि होती है वो पाचन में सहायक नहीं होती। इसलिए कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड है, कुछ पाचक ग्रंथि है जो भोजन के पाचन में सहायक होती है। 4 हो गई। ओके, नंबर 5 पर इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इंटेस्टाइनल ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड आंतीय ग्रंथि, जो इंटेस्टाइनल जूस का निर्माण करती है, जो आंतीय रस का निर्माण करती है। इस आंतीय रस में भी एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे कि माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, आपने नाम सुना हो तो। ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होते हैं। 5 हो गई। ओके, नंबर 6 पर आती है ऑयल ग्लैंड। इसे स्वीटिंग ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है, स्वीटिंग ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। ये पसीना का निर्माण करती है, ये पसीना का निर्माण करती है। ये आपकी स्किन में होती है। ये एक प्रकार की बहिस्रावी ग्रंथि है। तो अगर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम वाला चैप्टर पढ़ना है तो इन 5 ग्रंथियों के बारे में पढ़ लेना भैया।
इन 5 ग्रंथियों से निकलने वाला जो जूस और जो एंजाइम है वो पाचन में सहायक होते हैं। मुख्य रूप से जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में आपको पढ़ना होता है वो इन 5 ग्रंथियों के बारे में ही पढ़ना होता है। अब यहां पर मैं जो आपको लिखा रहा हूं वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इनको याद करो तो ठीक है, नहीं करो तो ठीक है, लेकिन मैं आपको इस सीरीज में, इस एंजाइम वाली सीरीज में, मैं आपको इन पांचों की पांचों बहिस्रावी ग्रंथियों के बारे में, इन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में, इन पाचन ग्रंथियों के बारे में पढ़ाने वाला हूं। ओके, नंबर 7 पर कौन सी आती है? 7 पर आती है लेक्राइमल ग्लैंड। लेक्राइमल ग्लैंड, ये लेक्राइमल ग्लैंड जो होती है हमारी आंख में होती है, ये आंसू बनाती है। आंसू क्या है? एक प्रकार का जूस ही तो है। पसीना भी एक प्रकार का जूस ही है। लेकिन इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होते हैं। ये भोजन के पाचन में सहायक जो एंजाइम होते हैं वो एंजाइम नहीं होते हैं, लेकिन है तो ये एक प्रकार की बहिस्रावी ग्रंथि जो जूस बना रही है। 8वीं मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड ये आपकी चेस्ट में होती है, जो दूध बनाने में सहायक होती है। तो ये टोटल 8 एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है, बहिस्रावी ग्रंथि। इन बहिस्रावी ग्रंथियों को डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्यों कहा हमने, पाचक ग्रंथियां क्यों कहा? क्योंकि इनमें से कुछ ऐसी ग्रंथियां होती है जो भैया जूस और एंजाइम का निर्माण करती है। जूस और जो एंजाइम है ये भोजन के पाचन में सहायक होते हैं, इसलिए हमने बहिस्रावी ग्रंथियों को डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहा, पाचक ग्रंथियां कहा। तो इनके बारे में नहीं तो आपको इन पांचों के बारे में तो डिटेल में पढ़ना ही पढ़ना है भैया। और अगर आपने डाइजेस्टिव सिस्टम वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो भैया आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर पढ़ लेना। आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे की कर रहे हो, चाहे एसएससी की कर रहे हो, चाहे फिर एनडीए, पीसीएस, नीट, पटवार, पुलिस, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वो चैप्टर उपयोगी है भैया, अगर आपके सिलेबस में है तो। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो आप दे लेना भैया, चाहे यूपीएससी की क्यों ना कर रहे हो। अगर आपके एग्जाम में साइंस से क्वेश्चन आते हैं, बायोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं, तो भैया जरूर पढ़ लेना, क्योंकि उसका जो कंटेंट मैंने उपलब्ध कराया है वो बिल्कुल 0 लेवल से लेकर के हाई लेवल तक लेके गया हूं। छोटी छोटी बातों पर भी मैंने काम किया है, बड़ी से बड़ी बातों पर भी मैंने काम किया है। तो आपको छोटी से छोटी लेकर के बड़ी से बड़ी बातें बताई है भैया मैंने, और बिल्कुल आसान भाषा में बताइए जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारा जो कंटेंट होता है वो आपके एग्जाम के हिसाब से होता है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम आपको कंटेंट उपलब्ध कराते हैं। तो बताइए, ये 8 बहिस्रावी ग्रंथियों के नाम याद हुए? सलाइवरी ग्लैंड्स जो सलाइवा का निर्माण करती है, जो लार का निर्माण करती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो गैस्ट्रिक जूस का निर्माण करती है, जठरस का निर्माण करती है। लीवर जो बाइल जूस का निर्माण करती है। पेंक्रियाज पैंक्रियाटिक जूस का निर्माण करता है। इंटेस्टाइनल ग्लैंड इंटेस्टाइनल जूस का निर्माण करती है। ऑयल ग्लैंड पसीना का निर्माण करती है। लेक्राइमल ग्लैंड आंसुओं का निर्माण करती है। और भैया मेमोरी ग्लैंड दूध का निर्माण करती है। ये 8 बहिस्रावी ग्रंथि है। इन्हें हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी कहते हैं, पाचक ग्रंथियां भी कहते हैं भैया। बोलो, यहां तक की कहानी किसी को समझ में आई? अरे भैया किसी को नहीं, सबको समझ में आनी चाहिए, तब तो बात है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है पढ़ाने का। ओके, अब मैं सबसे पहले आपको सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा देता हूं। यह पार्ट 1 होगा, इसका पार्ट 2 का इंतजार करना, बहुत इंपॉर्टेंट है पार्ट 2 इसका। अगर एक बार आपको समझ में आ गया एंजाइम से, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आपने ये सारे के सारे पार्ट पढ़ लिए तो। और छोटे छोटे पार्ट होंगे 20-20, 25-25 मिनट के, मजा आ जाएगा आपको पढ़ने में। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। देखिए भैया, आगे चलते हैं। तो अब तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना कि एंजाइम क्या है? तो मैं आपको फिर बता देता हूं। एंजाइम हमारे शरीर में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला एक केमिकल कंपाउंड होता है, एक रासायनिक यौगिक होता है, जिनका निर्माण ग्रंथियां करती है। और ऐसी ग्रंथियां जो एंजाइम का निर्माण करती है, उन ग्रंथियों को कहा जाता है बहिस्रावी ग्रंथि या फिर डाइजेस्टिव ग्लैंड, पाचक ग्रंथियां कहते हैं भैया। ऐसे एंजाइम जो भोजन के पाचन में सहायक होते हैं, उन एंजाइमों का निर्माण लगभग 99% प्रोटीन से होता है। और हमारे शरीर में ये जो एंजाइम होते हैं वो उत्प्रेरक के रूप में काम करते हैं। उत्प्रेरक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की स्पीड को बढ़ा देने में सहायक होते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की स्पीड को बढ़ा देते हैं। अगर ये एंजाइम नहीं होते तो होता क्या,
जैसे कि मान लीजिए आज आपने खाना खाया, अगर ये एंजाइम नहीं है तो पता लगा कि भैया आपका खाना आज के 15 दिन बाद में पच रहा है। तो ये एंजाइम क्या करते हैं भैया, ये उत्प्रेरक के रूप में काम करते हैं हमारे शरीर में। डाइजेशन क्या है, पाचन क्या है, एक प्रकार की केमिकल रिएक्शन है भैया। क्या होता है पाचन, भोजन के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना, ये एक प्रकार की केमिकल रिएक्शन है, एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। और इस रासायनिक अभिक्रिया में कैटलिस्ट के रूप में सहायक होते हैं एंजाइम। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से समझना मेरी बात को। सबसे पहले मैंने आपको बहिस्रावी ग्रंथियों में, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में मैंने आपको लिखवाई थी सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स, लारीय ग्रंथि। जो लारीय ग्रंथि होती है वो सलाइवा का निर्माण करती है भैया, जो लार का निर्माण करती है। और आपके मुंह में ये सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, ये होती है 3 जोड़ी और संख्या में होती है भैया 6। पहली कौन सी है, पहली होती है पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स, यह आपके कान के पास होती है और ये सबसे बड़ी लारीय ग्रंथि है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सबसे बड़ी लारीय ग्रंथि कौन सी है, तो सबसे बड़ी लारीय ग्रंथि होती है भैया पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स, जो आपके कान के पास होती है। दूसरी होती है भैया सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड्स, सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड्स, यह आपकी जीभ के नीचे होती है भैया। और ये सबसे छोटी लारीय ग्रंथि है भैया, ये सबसे छोटी लारीय ग्रंथि है। तीनों ही एक एक जोड़ी होती है, यानी कि संख्या में 2 होती है। सबसे छोटी लारीय ग्रंथि, ठीक है। तीसरे नंबर की मैं यहां पे लिख देता हूं, तीसरी होती है सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड्स, सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड्स। यह आपका निचला जो जबड़ा होता है ना, उस निचले जबड़े के नीचे होती है भैया। याद रखना, ये दोनों जो ग्रंथियां होती है ये 25 से 30% लार का निर्माण करती है और ये अकेली 70 से 75% लार का निर्माण करती है। तीनों ही एक एक जोड़ी होती है, इनकी संख्या 6 होती है भैया। और ये सब किसका निर्माण करती है, सलाइवा का निर्माण करती है, लार का निर्माण करती है। और इस लार में 2 एंजाइम होते हैं। पहला होता है भैया लाइसोजाइम एंजाइम। अब ये काम क्या करता है तो वो ध्यान रखना। और दूसरा होता है टाइलिन एमाइलेज एंजाइम, टाइलिन एमाइलेज एंजाइम। और इस टाइलिन एमाइलेज एंजाइम को सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम के नाम से भी जाना जाता है, सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम के नाम से भी जाना जाता है भैया, सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम के नाम से भी जाना जाता है। अब मेरी बातों को ध्यान से समझना। हमारे शरीर में कुछ 3 चीजों का पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और वसा का। ये भोजन के प्रमुख अवयव है भाई। भोजन के कुछ प्रमुख अवयव होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। आप कुछ भी खाइए, आपके शरीर में सिर्फ इन 3 चीजों का ही पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और वसा का। मैं आपको बता दूं, पानी का पाचन नहीं होता, जो मिनरल्स होते हैं उनका पाचन नहीं होता, विटामिन्स का पाचन नहीं होता। इन सब का अलग अलग काम होता है, लेकिन आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और वसा का, इन 3 चीजों का पाचन होता है। और पाचन में कौन सहायक होते हैं, तो ये आपके एंजाइम सहायक होते हैं। और ऐसे एंजाइम जो भोजन के पाचन में सहायक होते हैं, उन एंजाइमों को कहा जाता है डाइजेस्टिव एंजाइम। तो हमारे शरीर में सिर्फ 3 चीजों का पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और वसा का। और जब पाचन हो जाता है तो लास्ट एंड फाइनल इन भोजन से ही हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है भैया। और इस ऊर्जा को हमारे शरीर के अंग तक ग्रहण करते हैं, जिससे अपना कार्य करते रहते हैं ये लगातार। तो हमें
तीन चीजों का पाचन करना है, इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और वसा का। कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और वसा का। और इनके पाचन में कौन सहायक होते हैं? तो एंजाइम सहायक होते हैं। कौन सहायक होते हैं? एंजाइम सहायक होते हैं। अब हमें एक एक करके जानना है कि कार्बोहाइड्रेट के पाचन में कौन कौन से एंजाइम सहायक होते हैं, प्रोटीन के पाचन में कौन कौन से एंजाइम सहायक होते हैं, वसा के पाचन में कौन कौन से एंजाइम सहायक होते हैं। तो भैया मैंने वीडियो बना रखी है इस यूट्यूब चैनल पर, आप जाकर देख लीजिए, जिन वीडियो पर आपका रेस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है। अगर आप YouTube पर सर्च करके देखोगे कि हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन कैसे होता है, तो वहां पर आपको वीडियो मिल जाएगी। नहीं तो आप चैनल पर जाइए और चैनल पर जाकर वीडियोज में आप देखोगे तो जो टॉप वीडियो होगी उनमें आपको मिल जाएगी कि हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन कैसे होता है, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कैसे होता है, हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है। डायरेक्ट आपको वीडियो मिल जाएगी भैया, टॉप वीडियो में देख लेना इस चैनल पर जाकर के। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसी तरीके की अच्छी अच्छी वीडियो आपको उपलब्ध कराते रहते हैं। तो मैंने आपसे क्या कहा कि हमारे शरीर में तीन चीजों का पाचन होता है जो भोजन के प्रमुख अवयव है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इन सभी के स्रोत भी मैंने आपको पढ़ा है। कार्बोहाइड्रेट पढ़ा रखा है, प्रोटीन आपको पढ़ा रखा है, वसा मैंने आपको पढ़ा रखी है, और इनका किस तरीके से पाचन होता है वो चीजें भी मैंने आपको पढ़ा रखी है। अगर आपने डाइजेस्टिव सिस्टम वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो जाकर पढ़ लीजिए भैया, वहां पर मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है। अब देखिए ये एंजाइम क्या करते हैं। लार में पाए जाने वाला पहला एंजाइम है लाइसोजाइम एंजाइम। याद रखना, जैसे ही आपने भोजन खाया तो भोजन सबसे पहले आपके मुंह में जाता है और मुंह में लार बनती है। लार का निर्माण ये सलाइवरी ग्लैंड से लारीय ग्रंथि करती है। तो भोजन के साथ मान लीजिए कोई छोटा मोटा कीटाणु आ गया या कोई छोटा मोटा बैक्टीरिया आ गया, तो उन बैक्टीरियाओं को नष्ट करने का काम कौन करता है? तो ये लाइसोजाइम एंजाइम करता है। छोटे मोटे कीटाणुओं को या फिर बैक्टीरियाओं को नष्ट करने का कार्य कौन करता है? अगर आपके भोजन के साथ में आ गया है तो लार में पाए जाने वाला ये लाइसोजाइम एंजाइम करता है। भोजन के पाचन की शुरुआत याद रखना आपके मुंह से ही हो जाती है। जो सलाइवरी ग्लैंड्स है इन्होंने सलाइवा का निर्माण किया। सलाइवा में एक एंजाइम पाया जाता है टाइलिन एमाइलेज एंजाइम, या फिर इसे ही सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम कहा जाता है। ये कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है। ये किसके पाचन में सहायक होता है? ये कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है। ये कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया हमारे शरीर में भोजन के पाचन की शुरुआत कहां से हो जाती है, तो आपके मुंह से ही हो जाती है। मुंह में भैया कार्बोहाइड्रेट के पाचन की शुरुआत हो जाती है, इस बात का आपको ध्यान रखना। प्रोटीन के पाचन की शुरुआत याद रखना आपके पेट से होती है। कार्बोहाइड्रेट के पाचन की शुरुआत आपके मुंह से होती है, और वसा के पाचन की शुरुआत आपकी छोटी आंत से होती है। तीन चीजों के बारे में आपको पता होना जरूरी है। अब भैया ये टाइलिन एमाइलेज एंजाइम क्या करता है? तो एक स्टार्च, एक प्रकार की पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है भैया, यानी कि जटिल कार्बोहाइड्रेट है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट के बहुत सारे स्रोत होते हैं, जैसे कि जितनी भी मिठाइयां हैं वो सभी मिठाइयों से आपको अच्छा खासा कार्बोहाइड्रेट मिल सकता है। जितने भी फल है उन सभी फलों से आपको अच्छा खासा कार्बोहाइड्रेट मिल सकता है। चावल से, आलू से, गन्ना से, गुड़ से, चीनी से, शहद से, मूंगफली से, बादाम से, ये सभी कार्बोहाइड्रेट के अच्छे स्रोत होते हैं। और अगर आप इनको खाते हो तो भैया एक प्रकार का ये कार्बोहाइड्रेट है भाई, इन सबसे आपको कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होती है। और कार्बोहाइड्रेट जो प्राप्त होती है वो स्टार्च की फॉर्म में प्राप्त होती है। इन्हें आप स्टार्च की फॉर्म में खाते हो। स्टार्च एक प्रकार का जटिल कार्बोहाइड्रेट है। पाचन क्या होता है? भोजन के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना, या जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में कन्वर्ट करना। तो कार्बोहाइड्रेट ये एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है, इन्हें हमें सरल कार्बोहाइड्रेट में बदलना है। तो भैया इस स्टार्च को ये टाइलिन एमाइलेज एंजाइम होता है। ये टाइलिन एमाइलेज जो एंजाइम होता है भैया, टाइलिन एमाइलेज जो एंजाइम होता है ये किस में बदल देता है? ये माल्टोज शुगर में बदल देता है। माल्टोज शुगर में बदल देता है। बस आपको इतना याद रखना है कि स्टार्च को माल्टोज शुगर में बदलने का कार्य आपके मुंह में, यानी कि आपकी लार में पाए जाने वाला जो एंजाइम होता है टाइलिन एमाइलेज एंजाइम या सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम, ये स्टार्च को माल्टोज शुगर में कन्वर्ट कर देता है। अब याद रखना भैया, कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण रूप से पाचन आपके मुंह में नहीं होता है। सिर्फ कार्बोहाइड्रेट के पाचन की शुरुआत आपके मुंह से होती है, लेकिन लास्ट एंड फाइनली पूर्ण रूप से आपकी इंटेस्टाइनल ग्लैंड, जो आपकी
स्मॉल इंटेस्टाइन है जो आपके छोटी आंत में जाकर किसका पूर्ण रूप से पाचन होता है, लेकिन इसके पाचन की शुरुआत आपके मुंह से ही हो जाती है। उसके बाद में भोजन नाली की सहायता से पेट में चला जाता है, और पेट में भी किसी भी तरीके से कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता, सिर्फ प्रोटीन का पाचन होता है आपके पेट में। ना ही वसा का पाचन होता है, सिर्फ प्रोटीन का पाचन होता है, और प्रोटीन का भी पूर्ण रूप से पाचन नहीं होता, प्रोटीन का भी अपूर्ण पाचन होता है पेट में। तो देखो किस तरीके से कार्य करता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वाला चैप्टर। हमारा डाइजेशन किस तरीके से काम करता है, आपके मुंह में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ है, वो भी अपूर्ण। उसके बाद में भोजन नाली की सहायता से आपके पेट में पहुंच गए, पेट में 3 से 4 घंटे तक आपका भोजन ठहरता है, वहां पर सिर्फ प्रोटीन का पाचन होता है, वो भी अपूर्ण होता है। उसके बाद में पेट के बाद में भोजन छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट का भी पूर्ण रूप से पाचन होता है, प्रोटीन का भी पूर्ण रूप से पाचन होता है, वसा का भी पूर्ण रूप से पाचन होता है। छोटी आंत के डोडोनियम वाले भाग से शरीर के 2 ऑर्गन जुड़े हुए होते हैं, एक लीवर जुड़ा हुआ होता है और दूसरा पेंक्रियाज जुड़ा हुआ होता है। तो लीवर से बाइल जूस का निर्माण होता है, जो किसका पाचन में सहायक होता है, जो वसा के पाचन में सहायक होता है। और याद रखना, पेंक्रियाज से पेंक्रियाटिक जूस का निर्माण होता है, जो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में भी सहायक होता है, प्रोटीन के पाचन में भी सहायक होता है, और वसा के पाचन में भी सहायक होता है, इससे निकलने वाले एंजाइम। तो इन चीजों के बारे में आपको याद रखना है। और स्वयं इंटेस्टाइनल ग्लैंड है एक प्रकार की, मैंने आपको बताया था इंटेस्टाइनल ग्लैंड एक प्रकार की बहिस्रावी ग्रंथि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है, जो भैया स्वयं इंटेस्टाइनल जूस का निर्माण करती है, आंतीय रस का निर्माण करती है। इस आंतीय रस में एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे कि माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज मैंने आपको बताया था, जो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होते हैं। तो भोजन का पूर्ण रूप से पाचन आपकी छोटी आंत में होता है। आज सिर्फ हमें इतना ही पढ़ना है। अगर आप एक साथ इन बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर से होकर निकल जाएगी। तो बस सिर्फ इतना पढ़ लीजिए। तो आशा करता हूं आपको एंजाइमों के बारे में जरूर पता लग गया होगा, आज की एक्चुअली में एंजाइम होते क्या है और ये किस तरीके से ये काम करते हैं हमारे शरीर में, और यहां से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में। एक बात और बता दूं, अगर आपने डाइजेस्टिव सिस्टम वाला चैप्टर नहीं पढ़ रखा है, पाचन तंत्र वाला चैप्टर नहीं पढ़ रखा है, तो जाकर पढ़ लीजिए, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और पाचन तंत्र से आपके रेलवे की एग्जाम में और भी बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने आपको रेलवे वाले बच्चों के लिए रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रखे हैं। एक शाम को 7 बजे वाली क्लास में मैं आपको बायोलॉजी के चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा हूं, जो मैंने रेलवे वाले बच्चों के लिए एक बैच स्टार्ट किया था 1 फरवरी से, जिसमें मैं आपको 4-5 चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन करवा चुका। ह्यूमन डिसीज वाले चैप्टर के मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा चुका रेलवे वाले बच्चों के लिए। उसके अलावा विटामिन वाले चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कंप्लीट करवा चुका, डाइजेस्टिव सिस्टम वाले चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कंप्लीट करवा चुका, एंडोक्राइन सिस्टम वाले चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कंप्लीट करवा चुका। फिलहाल मैं आपको वहां पर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रुधिर परिसंचरण तंत्र वाले चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा हूं। तो रेलवे वाले बच्चों के लिए तो भैया वो बैच है, उस बैच का नाम है जन शताब्दी एक्सप्रेस बैच। वो बैच रामबाण साबित होने वाला है। अगर आप में से कोई भी भाई रेलवे की तैयारी कर रहा है तो शाम 7 बजे वाला बैच, जिसका नाम है जन शताब्दी एक्सप्रेस, उसका मैं आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर ज्वाइन कर लेना, आपके लिए रामबाण साबित होगा भैया वो बैच। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रेलवे के किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें, उस बैच को जाकर ज्वाइन कर लेना भैया, बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। मैं जो भी क्वेश्चन करवाता हूं पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाता हूं, और उस कॉन्सेप्ट के बाद में उस क्वेश्चन का आंसर वही उसी कॉन्सेप्ट से मिल जाता है आपको। तो वहां पर आपको बहुत सारी चीजें नई सीखने को मिलेगी, जो चैप्टर में हम नहीं पढ़ाते हैं वो चीजें भी आपको वहां पर सीखने को मिलती है। मैंने बायोलॉजी के लगभग सभी चैप्टर करवा रखे हैं। तो अगर आपने बायोलॉजी नहीं पढ़ी है तो भैया यूट्यूब चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट करिए, प्रत्येक चैप्टर की वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी प्रत्येक चैप्टर की। तो वहां से जाकर आप चैप्टर पढ़ सकते हैं। और प्रत्येक चैप्टर की मैंने लगभग एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रखे हैं, तो जाकर देखिए यूट्यूब चैनल पर। सिर्फ मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूं आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बायोलॉजी याद रखना, आप कहते हो कि बायोलॉजी हमारे एग्जाम में आते ही नहीं है, बायोलॉजी से क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन आते हैं। जब एक भी क्वेश्चन से अगर कोई स्टूडेंट रह जाता है उसके एग्जाम में, फिर वही एग्जाम दोबारा 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में होती है, फिर पता लगता है कि उस क्वेश्चन की कीमत क्या है। इसलिए आपके लिए एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है। आपके मां बाप आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हमारा बेटा कब नौकरी लगेगा, और बेटा कहता है कि बायोलॉजी से क्वेश्चन ही नहीं आते। आपकी उम्र बढ़ती हुई जा रही है भैया, घर वाले इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारा बेटा नौकरी लग के आएगा, कब हम उसकी शादी करेंगे।
माँ बाप की उम्र भी बढ़ती हुई जा रही है, पढ़ लो, अभी मौका है भैया। और बहुत अच्छा कंटेंट उपलब्ध करा रहे हैं हम आपको, हम आपसे 1 रुपए भी नहीं ले रहे हैं। सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। इसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। मैंने रेलवे वाले बच्चों के लिए बायोलॉजी का एक स्पेशल बैच स्टार्ट कर रखा है, जैसा कि मैंने आपसे अभी कहा। बैच का नाम है जनशताब्दी एक्सप्रेस बैच, जिसमें मैं आपको बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा हूं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको 1 रुपए देने की आवश्यकता नहीं है। हर रोज मैं कम्युनिटी पोस्ट में बायोलॉजी के बेहतरीन क्वेश्चन डालता हूं सुबह 6 बजे, जिसका आंसर हर रोज 4-5 हजार स्टूडेंट देते हैं। आप भी दीजिए, ताकि बायोलॉजी के बेहतरीन क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ बनी रहे। और ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो या तो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछे गए होते हैं, या आगे पूछे जाने की संभावना रहती है। अगर आप हर रोज इन क्वेश्चनों का आंसर देते हो, तो बायोलॉजी के बेहतरीन और अच्छे अच्छे क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ बनी रहेगी, जिससे होगा कि आपको आपके एग्जाम हॉल में मुलाकात होने वाली इन क्वेश्चनों से। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है भैया वो। तो पार्ट 2 का इंतजार करना। जितने भी पाचक एंजाइम है, उस सभी एंजाइमों के बारे में मैं आपको एक एक करके बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाने वाला हूं, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे भैया। तो आज यहीं तक रखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।